कौन जीता कौन हारा ये तय होता है युद्ध के पूरी तरह समाप्त हो जाने के बाद, जब शर्तें तय होती हैं। इधर अमेरिका और ईरान के बीच बस एमओयू साइन हुआ है। असल मुद्दों पर बात होना बाकी है। सीज फायर ही कितनी पुख्ता ये देखा जाना बाकी है। लेकिन अभी से दोनों पक्ष अपने अपने यहाँ की पब्लिक को बता रहे हैं कि तेरे भाई ने क्या मैटर किया है, सामने वाले का मुंह सुजा के आए हैं अपन। जबकि वास्तविकता यह है कि अभी गांव बसा नहीं है। 19 जून को अमेरिका और ईरान के नेताओं का एक मिलन समारोह होने वाला था, जिसमें दोनों मिलकर इस एमओयू को आमने सामने साइन करते, लेकिन कार्यक्रम पोस्टपोन किया गया। अमेरिका की तरफ से जेडी वैंस इसमें शामिल होने वाले थे। 18 जून की रात उन्होंने स्विट्जरलैंड उड़ान भरने की तैयारी कर ली थी। अमेरिकी पत्रकारों की टीम मौके पर इकट्ठा हो गई थी, लेकिन अचानक बताया गया कि मीटिंग टाल दी गई है। ईरान ने भी कंफर्म किया कि 19 के कार्यक्रम में वो शामिल नहीं होगा। शाहबाज शरीफ और आसिम मुनीर अलग दुखी हैं कि फोटो खींचते खींचते रह गई। लेकिन बात सिर्फ मजाक की नहीं, अभी तक किसी पक्ष ने एग्जैक्ट कारण नहीं बताया कि मीटिंग क्यों टाली गई है। बड़ा कारण हम सब जान रहे हैं कि लेबनान है। पिछली बार सीज फायर के बाद लेबनान पर इसराइल ने चढ़ाई कर दी थी। तब बहाना बनाया था कि आपने तो बोला नहीं था लेबनान के बारे में, सिर्फ ऑल फ्रंट्स लिखा था, हम तो इसको बस ईरान का फ्रंट समझे थे। तो इस बार एमओयू में अलग से लेबनान का जिक्र किया गया है कि वहां भी जंग रुकेगी, लेकिन इसराइल ने एमओयू साइन हो जाने के बाद भी लेबनान पर हमले रोके नहीं है। 45 लोगों की जान गई है पिछले 24 घंटे में। हमले और इंटेंस हुए हैं। जैसे हमने बताया, 18 जून से लेकर अभी तक 45 लोग मारे गए हैं इसराइली हमले में लेबनान के। ये ट्रंप के एमओयू साइन करने के बाद की घटना है। जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब भी इसराइल के हमले जारी हैं, चाहे ये खबर आ गई हो कि हिजबुल्लाह और ईरान के बीच कोई सहमति बनी है। और अब अमेरिका का धीरज जवाब देने लगा है। ट्रंप ने G7 में भी कहा था कि 2 ड्रोन अगर हिजबुल्लाह इसराइल के रेगिस्तान में गिरा दे रहा है तो इसराइल को बेरूत में पूरी इमारत दाग देने की जरूरत नहीं है। जेडी वैंस न्यूयॉर्क टाइम्स से इसराइल को लेकर कह चुके हैं, What is your exact proposal? You're a country of 9 million people. You can't just kill your way out of solving every single national security problem that you have. माने आप exactly चाहते हैं कि आपको बताना पड़ेगा। 90 लाख लोगों का देश है। आपकी हर मुसीबत का हल लोगों को मार मार कर नहीं निकलेगा। एक वक्त था जब इजराइल यूएस में होली काऊ था। इस विषय पर कुछ भी बोलने से पहले कोई 30 बार सोचता था। इजराइल की छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर किया जाता था, बड़ी गलतियों को भी इग्नोर किया जाता था। लेकिन 18 जून को ऐसा कुछ हुआ जो कभी देखने को नहीं मिला। नेतन्याहू कैबिनेट ने जिस तरह ट्रंप की डील की आलोचना की, उससे आजिज आकर जेडी वैंस ने ऐसा कुछ कहा जो इजराइल में नेतन्याहू, बेन गुविर और दूसरे मंत्रियों के कान में पिघले शीशे की तरह गिरा होगा। वांस ने कहा कि बीबी के कैबिनेट के लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि अभी उनके पास एक ही बड़ी ताकत का सपोर्ट है। बीते 3 महीने में इजराइल की सुरक्षा में लगे 2/3 डिफेंसिव वेपन्स न सिर्फ अमेरिकी थे, बल्कि इन्हें अमेरिकी टैक्स डॉलर से खरीदा गया था। माने इजराइल की 2/3 सुरक्षा यूएस की दी हुई है। राजदूत के नियमित दर्शक जानते होंगे कि जंग शुरू होने से पहले पूरे गल्फ और कुछ हद तक यूरोप से भी सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरीज और इंटरसेप्टर्स इजराइल भेजे गए थे। यही वजह थी कि जहां ईरान और लेबनान में 7,000 लोग मारे गए, काफी नुकसान गल्फ के देशों का भी हुआ। इजराइल में 26 से 30 ही लोगों की जान गई। तो वैंस इजराइल को याद दिला रहे थे कि यह जंग इजराइल भर की नहीं है, अमेरिका के लोग लगे हैं, इसमें उनका पैसा लगा है। इसलिए फैसला सिर्फ इजराइल की बातों को ध्यान में रखकर नहीं होगा। कुछ कुछ वैसे ही ये था जैसे ज़ेलेंस्की को याद दिलाया गया था कि यूक्रेन लड़ तो रहा है, लेकिन उसे भूलना नहीं चाहिए कि किसके दम पर लड़ रहा है। वैंस ने इजराइल को लेकर उस भाषा का इस्तेमाल किया है जैसी किसी मेन स्ट्रीम लीडर ने पहले यूज नहीं की थी, लेकिन इजराइल में पिक्चर नहीं बदली है। बेन गुविर कह रहे हैं, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अमेरिकन्स, हमारा खून और हमारी सुरक्षा हमसे कोई छीन नहीं सकता। पूरे लेबनान को जलना होगा। एक इजरायली माँ के लिए लेबनान में 1000 माँओं को रोना होगा। मध्य पूर्व में हल्के हाथ से काम नहीं चलेगा, आपको आपा खोना पड़ता है। बसक शब्द का इस्तेमाल किया है। तो जैसी आशंका थी वही हो रहा है। डील की बात हो गई है, दस्तखत हो गए हैं, लेकिन इजराइल ने ठीक वो रेड लाइन क्रॉस की है जिसके बाद वो जानता है कि ईरान के लिए डील में बने रहना मुश्किल होगा। 19 जून की सुबह ही ईरान के टॉप नेगोशिएटर मोहम्मद गालिबाफ ने कहा था कि हमारी रेड लाइंस को क्रॉस न किया जाए, हमारी उंगलियां बंदूक के ट्रिगर पर हैं। तो क्या इजराइल एक बार फिर बातचीत डील करवाने में कामयाब हो गया? आज के शो में हम इसी पर बात करेंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि एमओयू के ऑफिशियल टेक्स्ट में क्या छपा है
और इसमें किसका पलड़ा ज्यादा भारी दिखता है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस एमओयू को साइन करने के लिए बेचैन थे। ये एमओयू उनकी मजबूरी का नतीजा है। मैं शुरुआत में समझौते से बहुत खुश नहीं था, लेकिन राष्ट्रपति पेजेश्कियान और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने मुझे विश्वास दिलाया कि ईरान के हित में होगा, इसलिए मैंने अप्रूव कर दिया सब। अगर अमेरिका इस समझौते में कुछ जोड़ता घटाता है तो ईरान इसे मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। अब हम सभी शर्तों के पूरा होने का इंतजार करेंगे। समझौते में जो वादे किए गए, खासकर सैंक्शन, सिक्योरिटी और आर्थिक मुद्दों पर, उससे लागू किया जाना चाहिए। ये शब्द हैं ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला मुज्तबा खामेनेई के। उन्होंने ये बात 18 जून को एक लिखित स्टेटमेंट में कही। उनका बयान मसूद पेजेश्कियान के डील साइन करने के बाद आया। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में वर्साय पैलेस में ये डील साइन कर दी थी। वैसे भी मामला वहां तक जा ही चुका था, जहां अगर ट्रंप कोई डील न करते तो डील का खास मतलब नहीं रह जाता। रॉयटर्स का दावा है कि यूएई ने सीधे ईरान से बात कर ली थी कि हमले रोको, आपको $20 बिलियन देंगे, 3 दे भी दिए थे। फिर कतर का उदाहरण है। रास लफान को लेकर कतर ने भी ईरान से संपर्क किया, सीक्रेट डीलिंग की कि आप हम पर बम मत मारिए। आप क्या चाहते हैं कि दुनिया गैस की कीमतों से परेशान हो? लीजिए, हम गैस का प्रोडक्शन ही बंद कर देते हैं, आप बम मत मारिए। ये वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया है। तो बहुत देर करने पर यह होता कि वहां जो जनता है मिडल ईस्ट में अपने हिसाब से मैटर सॉर्ट करने लगती और ट्रंप के लिए गिलास थोड़ा 12 आना हो जाता। फिर ट्रंप ताकत से कुछ हासिल भी नहीं कर पा रहे थे। ईरान का ब्लॉकेट खुलवा नहीं पाए तो खुद का लगाया और उसे लागू करवाने के लिए सिविलियन जहाज़ों पर हमला करना पड़ा। जब तक इसमें भारत जैसे देशों के नागरिक मर रहे थे तब तक तो चल जाता, लेकिन जिस दिन कोई यूरोपियन या चाइनीज मर जाता तो ट्रंप के लिए स्थिति बहुत असहज करने वाली हो जाती और फिर मिड टर्म इलेक्शन का प्रेशर तो था ही। इसलिए 7 अप्रैल को एक अस्थायी सीज फायर हुआ और अब एमओयू पर साइन करके एक स्थायी सीज फायर की बात चल रही है। बात चल रही हमने इसलिए कहा क्योंकि स्थायी सीज फायर की बात लिखी है, लेकिन वो जमीन पर आएगी या नहीं आएगी अभी हमें देखना है। 13 जून को ईरान की न्यूज एजेंसी मेहर ने इस डील के 14 बिंदु शाया किए थे। ये बिंदु इसराइल में भी पढ़े गए और तभी से इसराइल में इसका बड़ा विरोध हो रहा था, क्योंकि इस डील में इसराइल के फायदे की कोई बात नहीं थी। इसराइल 2 चीजें चाहता था, एक तो ईरान का मिसाइल प्रोग्राम खत्म हो और दूसरा जो प्रॉक्सीज हैं इसराइल के, चाहे वो हूती हो चाहे वो हिजबुल्लाह हो, उनके समर्थन पर ईरान से एक कमिटमेंट चाहता था कि आगे से समर्थन नहीं देंगे। लेकिन इन चीजों का जिक्र एमओयू में नहीं किया गया। उल्टा जब G7 में ट्रंप से ईरान के बारे में पूछा गया, उसके मिसाइल प्रोग्राम के बारे में, तो ट्रंप ने कह दिया कि बाकी देश भी मिसाइल रख रहे हैं, ईरान अगर 2-4 मिसाइल रखता है तो उनको इजाजत होनी चाहिए। अब अमेरिका ने भी डील की शर्तें पब्लिक की हैं और 14 के 14 बिंदु वही हैं जो ईरान की प्रेस में छपे थे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी 18 जून को एक्सपायरी शर्तें शेयर की। व्हाइट हाउस ने अभी तक आधिकारिक टेक्स्ट दिया नहीं है, लेकिन उसके एक सीनियर अधिकारी ने मीडिया को यह कागज शुरू से पूरा पढ़कर सुनाया है। हमने अमेरिका और ईरान की शर्तों का खुद भी मिलान किया है। एक शब्द की हेराफेरी नहीं है। बस अमेरिका ने उनके यहाँ टेक्स्ट में यूएस पहले लिखा है, ईरान ने अपने टेक्स्ट में ईरान पहले लिखा है, अमेरिका बाद में लिखा है। इसके अलावा सब कुछ एक जैसा है। हम दोनों तरफ की शर्तें एक सी होने पर इसलिए इतना जोर दे रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी अमेरिका और इजराइल ये कह चुके हैं कि आपने हमें कुछ बताया था, हमें कुछ और लगा था। लेबनान पर हमले में यही हुआ था और बीते साल हमास के साथ जो सीज फायर हुई थी वहां भी एग्जैक्टली यही हुआ था कि टेक्स्ट मैच नहीं कर रहा है। इसलिए जब दोनों देशों ने आधिकारिक टेक्स्ट रिलीज कर दिया तो सबसे पहले उनका मिलान किया गया और जब वाकई दोनों देशों के टेक्स्ट एक से पाए गए तब डेमोक्रेट्स ने इसे ट्रंप की हार बताया। खैर, यूएस की अपनी एक पॉलिटिक्स है इंटरनल, जहां पे सब डिस्कस हो रहा है। हम इस पर आते हैं कि पिछले एक हफ्ते में ये डील कैसे हुई। याद कीजिए, जून की शुरुआत में अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई का एक नया दौर शुरू होने का डर सता रहा था। भारतीय नाविक वहां मारे जा रहे थे। ईरान ने 2 बार इजराइल पर भी हमला किया था और ऐसा लग रहा था कि जंग फिर से शुरू होगी, जो शूटिंग वॉर है। ईरान ने धमकी दी थी कि वो बातचीत बंद कर देगा, लेकिन एनवाईटी ने लिखा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत कभी बंद नहीं हुई, बैकडोर चैनल से चलती रही और आखिरी मोमेंट में पाकिस्तान के साथ कतर भी इसमें शामिल हुआ। एनवाईटी ने लिखा है कि 12 जून को ट्रंप ईरान पर एक बड़ा हमला करने वाले थे, लेकिन उन्होंने इसे टाल दिया क्योंकि तब तक पाकिस्तान ने एमओयू मुश्तबा खामेनी तक पहुंचा दिया था। 14 जून को खामेनी ने एमओयू को अप्रूव किया। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में खुद बताया है कि राजी नहीं थे, लेकिन प्रेसिडेंट ने उन्हें इसके लिए मनाया है।
एनवाईटी ने यह भी लिखा है कि ईरान की 13 सदस्यीय सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई, वहां समझौते पर वोटिंग हुई और बहुमत ने इसे मंजूरी दी। इक्का दुक्का लोग इसके खिलाफ थे, लेकिन बहुमत की बात मानी गई। अब 14 जून ट्रंप का जन्मदिन। एनवाईटी ने लिखा है कि आसिम मुनीर चाहते थे कि इसी दिन डील साइन हो जाए। एनवाईटी को कमर चीमा ने बताया कि ऐसा करके मुनीर ट्रंप को लुभाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि अब तक ईरानियों ने एमओयू की भाषा तय नहीं की थी। इसके लिए 15 जून की सुबह तड़के कतर के मुख्य वार्ताकार अली अल थावादी और हमद अल कुबैसी तेहरान गए। कतर भी पिछले एक हफ्ते से बातचीत में बहुत एक्टिव था। कतर के प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद अल थानी इससे पहले 25 मई को दोहा में ईरानी अधिकारियों के साथ बैठे 12 घंटे की उन्होंने मीटिंग की। और अब कतर के दूसरे अधिकारी तेहरान गए थे ताकि एमओयू की जो लैंग्वेज है वो फिक्स हो जाए। 15 को लैंग्वेज तय भी हुई, लेकिन उसी दिन अचानक एक नया संकट पैदा हुआ। इजराइल ने बेरूत पर हमला किया। लेबनान, अमेरिका को भी इस हमले के बारे में बताया नहीं गया था। इसमें 3 लोगों की मौत हुई और ईरान ने कहा कि इजराइल बातचीत डिरेल कर रहा है। एनवाईटी ने लिखा कि ईरान ने जवाबी हमले की पूरी तैयारी की थी। बैलिस्टिक मिसाइलों को पश्चिमी सीमा पर तैनात कर दिया गया था। योजना थी कि रात लगभग 1 बजे इजराइल पर हमला भी किया जाए, लेकिन इसी दौरान ईरानी अधिकारियों ने कतर को बताया कि अगर हम लड़ाई में उतरे तो डील करेंगे ही नहीं। कतर के अधिकारियों को समझ में आ गया था कि अगर ईरानी मिसाइल चलाना शुरू करते हैं तो बातचीत फिर लंबे समय तक नहीं हो पाएगी। कतर ने लगातार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और संसद के जो अध्यक्ष मोहम्मद गालिबाफ से बातचीत की। दूसरी तरफ यूएस को भी अपडेट्स दिए और दोनों के बीच में संपर्क करवाया। आखिर में मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि हमने हमला किया तो इजराइल फिर से जवाबी हमला करेगा, एक सर्कल ऑफ वायलेंस आएगा, हमारे विरोधियों को फायदा पहुंचाएगा, इसलिए हम हमला टालते हैं। फिर 15 की रात को ईरान ने एक और बिंदु की भाषा बदलने को कहा, लेकिन ये बात यूएस को कम्युनिकेट की जानी थी। इससे कतर नाराज हुआ और उसने ईरानियों को बताया कि ज्यादा अगर हम लेट करेंगे तो ट्रंप समझौता तोड़ भी सकते हैं। फिर 16 जून को डील फाइनल होती है। 16 जून को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समझौते की घोषणा करते हैं। कुछ ही मिनट बाद ट्रंप भी इसकी पुष्टि कर देते हैं। चलो, किसी ने तो ट्रंप से पहले ट्वीट किया। इसके बाद ट्रंप चले गए G7 में हिस्सा लेने और 17 की शाम को अमेरिका के अधिकारियों ने एमओयू की डिटेल्स मीडिया को दे दी। और जब डील पर दोनों देशों के नेताओं के साइन हो गए तो इसकी डिटेल सबके सामने आ गई। क्या क्या है इसमें, आपको आधिकारिक टेक्स्ट का एक एक बिंदु बता देते हैं। नंबर 1, अमेरिका, ईरान और उनके सहयोगी देश इस समझौते के जरिए मौजूदा युद्ध को तुरंत और हमेशा के लिए खत्म करने पर सहमत हुए हैं। इसमें लेबनान भी शामिल हैं। दोनों देश ये वादा कर रहे हैं कि आगे से एक दूसरे के खिलाफ युद्ध या सैनिक कार्रवाई नहीं करेंगे, न ही एक दूसरे को धमकी देंगे। साथ ही लेबनान की संप्रभुता और उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान किया जाएगा। आगे होने वाला अंतिम समझौता इन सभी बातों को औपचारिक रूप से पक्का करेगा। लेबनान का नाम 2 बार लिया गया और उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात कही गई, जबकि खुद इजराइल ने कहा है कि उसने लेबनान के एक बड़े हिस्से पर कब्जा रखा है। मई महीने में ही यह कब्जा 15 मील से ज्यादा बताया गया था फ्रॉम दी बॉर्डर। उसके बाद यह कब्जा और बढ़ा है। डील पक्की होने के पहले इजराइल ने कह दिया था कि हम यह कब्जा किसी भी हालत में छोड़ेंगे नहीं। अब जब डील फाइनल हो गई है तब भी ट्रंप और जेडी वैंस की डांट खाने के बाद लेबनान पर हमले हो रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, अमेरिका और ईरान एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। तीसरा बिंदु कहता है दोनों देश अगले 60 दिनों तक बात करेंगे, तब तक एक अंतिम समझौते पर पहुंचना होगा। आपसी सहमति से इस वक्त को बढ़ाया जा सकता है। बहुत से जानकारों ने कहा है कि डील की फाइनल शर्तें तय करने में 60 दिन से ज्यादा ही वक्त लगेगा। जब JCPOA की शर्तें तय की गई थी तब एक शब्द पर पूरे दिन बहस चलती थी, क्योंकि टेक्निकल मामला था, यूरेनियम इनरिचमेंट वगैरह की तब बात थी, उसमें महीनों लगे थे। तो इस डील में भी हो सकता है कि 60 दिनों से ज्यादा का वक्त लग जाए। चौथा पॉइंट, समझौते पर साइन होते ही अमेरिका ईरान के खिलाफ लगाया गया नेवल ब्लॉकेट खत्म करेगा। अमेरिका ने वादा किया है कि 30 दिनों के भीतर यह नाकेबंदी पूरी तरह खत्म होगी। इसी तरह ईरान भी समुद्री जहाज़ों की आवाजाही को नॉर्मल करेगा, जैसा जंग के पहले था। इसके अलावा इन्हीं 30 दिनों के भीतर अमेरिका ईरान के आसपास से अपनी सैनिक तैनाती भी कम करेगा। पांचवा पॉइंट, ईरान 60 दिनों तक फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच आने जाने वाले जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता देने की कोशिश करेगा और उनसे टोल नहीं लेगा। जो माइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बिछाई गई हैं उसकी भी सफाई ईरान करेगा। इसके बाद ईरान, ओमान और दूसरे पर्शियन गल्फ के देशों के साथ मिलकर तय करेगा कि भविष्य में हॉर्मुज का नियंत्रण कैसे हो, इसका मैनेजमेंट कैसे हो। ये सारी बातें इंटरनेशनल लॉ के तहत की जाएंगी।
ईरान जंग की शुरुआत से कह रहा था कि जंग के बाद भी हॉर्मुज पर कंट्रोल रखेगा। यूएस इसके लिए मान नहीं रहा था। अब एमओयू में तो लिखा गया है कि ओमान और दूसरे देशों के साथ इसकी मैनेजमेंट की बातें ईरान ही तय करने वाला है। 19 जून को ही ईरान ने हॉर्मुज के कंट्रोल के लिए एक नई अथॉरिटी बना दी है। इसके तहत अब यहां से गुजरने वाले जहाज़ों को 48 घंटे पहले सूचना देनी होगी, भले वो टोल नहीं ही दे रहे हों। छठवां बिंदु, अमेरिका और उसके क्षेत्रीय साझेदार वादा करते हैं। देखिए, डील में गल्फ को भी मिलाया गया, क्योंकि ईरान का कहना था कि गल्फ का इस्तेमाल होता है, जो गल्फ के देश हैं सऊदी, यूएई, कतर, कुवैत, इनका इस्तेमाल होता है ईरान को अटैक करने के लिए। तो अमेरिका और उसके क्षेत्रीय साझेदार वादा करते हैं कि ईरान के रिकंस्ट्रक्शन और उसकी अर्थव्यवस्था को दोबारा मजबूत करने के लिए कम से कम $300 बिलियन यानी करीब 25 लाख करोड़ की एक योजना तैयार होगी। इसका मतलब पैसा दिया जाएगा ईरान को, और ये पैसा अकेले यूएस नहीं देगा, गल्फ के ही जो शेख हैं उनको पैसा देना पड़ेगा। ये पैसा युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई, इंफ्रा बनाने और ईरान के आर्थिक विकास के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस योजना को लागू कैसे किया जाए, इसका पूरा प्लान 60 दिनों के भीतर तय होगा। साथ ही अमेरिका ये भी सुनिश्चित करेगा कि योजना के लिए जरूरी सभी कानूनी मंजूरियां, वित्तीय लेन देन की अनुमति, ये सब मिल जाए ताकि पैसा बिना रुकावट ईरान तक पहुंचे। अब इस पॉइंट पर ट्रंप सबसे ज्यादा आलोचना का सामना कर रहे हैं। पहले ट्रंप ने इसे फेक न्यूज बताया था, कहा था ऐसा कुछ तय नहीं हुआ कि मैं 300 बिलियन दूंगा। G7 में मिस्र के राष्ट्रपति के साथ बैठे हुए थे, अल-सीसी के साथ, कहा था कि एक कौड़ी, एक सेंट नहीं दूंगा। पर अगले दिन उसी जगह से ट्रंप ने इस डॉक्यूमेंट पर साइन किए, जिसमें ईरान को $300 बिलियन देने की बात साफ साफ लिखी हुई, वर्साय में जो हुआ। 18 जून को व्हाइट हाउस के एक्स अकाउंट से भी $300 बिलियन वाली बात को फेक न्यूज बताया गया। लेकिन इस पोस्ट में ट्रंप के ट्रूथ सोशल का जो स्क्रीनशॉट था वो भी लगाया गया था, और आज एक्स में उस पर एक कम्युनिटी नोट चस्पा हो गया जिसमें लिखा है कि ये भ्रामक जानकारी है। नोट में एमओयू के 6वें पॉइंट का जिक्र है, जिसमें लिखा है कि $300 बिलियन का एक फंड बनना है। हो सकता है ट्रंप इसके बाद अपने पुराने अजीज दोस्त मस्क को फोन करके डांटें कि भाई तुम्हारी वेबसाइट पर हमारे लिए क्या क्या लिखा है। खैर, हम 7वें पॉइंट पर बढ़ते हैं। अमेरिका वादा करता है कि ईरान पर लगे सभी प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शंस खत्म किए जाएंगे। साथ ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और IAEA ने जो प्रतिबंध लगाए हैं वो भी खत्म किए जाएंगे, अंतिम समझौते में किया जाएगा। इसी पॉइंट में यह भी लिखा हुआ है कि प्रतिबंध हटाने की बात तुरंत शुरू की जाएगी। 8वां बिंदु, ईरान दोबारा यह कहता है कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा। उसके पास जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको ठिकाने लगाने के लिए प्लान बनाया जाएगा, पर फौरी तौर पर यह तय किया गया है कि IAEA की निगरानी में उसे डाउनग्रेड किया जाएगा। ईरान आगे एनरिचमेंट कैसे करेगा, उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम कैसे चलेगा, इसकी बात फ्यूचर में की जाएगी। अब इस पर हम थोड़ा रुककर बात करना चाहते हैं। पश्चिम में, स्पेशली इजराइल और यूएस में, ये बात घर कर चुकी है कि ईरान परमाणु बम बना कर रहेगा। वो ध्यान दिलाते हैं कि अगर ईरान जैसा दावा करता है कि हम तो न्यूक्लियर रिसर्च कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो फतवा आया था कि बम नहीं बनाना है, कोई इरादा ही नहीं है, तो फिर वो यूरेनियम संवर्धन करता क्यों है 60% तक। ये बात और है कि न्यूक्लियर डील टूट गई तो एनरिचमेंट की जो 300 किलोग्राम और 3.67% वाली सीमा थी वो नहीं रही। तब भी इस सवाल का जवाब तो नहीं है कि ईरान क्यों पहाड़ों को ड्रिल करके लैब्स बनाता है, वहां पे सेंट्रीफ्यूज लगाता है, सैकड़ों टन यूरेनियम को 60% तक एनरिच करता है। साफ है कि ईरान सिर्फ मेडिकल रिसर्च के लिए तो नहीं कर रहा है। यूक्रेन, सीरिया, इराक और कितने उदाहरण हैं जो बताते हैं कि संप्रभुता की रक्षा की एक ही गारंटी है, परमाणु बम। वेस्ट एशिया में इकलौता बम इजराइल के पास है। ईरान जो खुद एक अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी रखता है, इजराइल को अपने दुश्मनों में गिनता है, अपने लिए एक बम चाहता है। सवाल यह नहीं है कि ऐसा होगा या नहीं, सवाल यह है कि ऐसा कब होगा। पश्चिम को यही संभावना डराती है, इसलिए वो खामेनेई के फतवे में सुरक्षा नहीं खोजते कि वो बम नहीं बनाएंगे। ट्रंप बार बार न्यूक्लियर डस्ट का जिक्र इसीलिए करते हैं, जीरो एनरिचमेंट की मांग करते हैं। मतलब ईरान को सिर्फ एनरिचमेंट प्रोग्राम बंद नहीं करना है, जो एनरिच्ड यूरेनियम है वहां पे वो भी सुपुर्द करना है, जबकि ईरान के लिए उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम तो क्राउन जूल है। दोनों पक्षों के लिए न्यूक्लियर इशू बहुत क्रिटिकल है, लेकिन दोनों पक्ष ये भी समझते हैं कि ऐसे सवालों के जवाब आसान नहीं होते, इसलिए इस एक चीज को भविष्य के लिए भी छोड़ा गया है। दोनों पक्ष मोहलत ले रहे हैं ताकि अपने रिस्पॉन्स पर काम कर सकें, उसे कैलिब्रेट कर सकें। संभव है कि ईरान को न्यूक्लियर एनर्जी की दिशा में नच किया जाएगा कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम रखिए, लेकिन बिजली वाला, MRI वाला, न कि बम वाला।
क्योंकि ईरान अपना प्रोग्राम पूरी तरह बंद कर देगा। ऐसा अमेरिका और इजरायल बोलते ज़रूर हैं, मांगते ज़रूर हैं, लेकिन जानते हैं कि संभव नहीं है। नौवां बिंदु भी न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ही है कि दोनों पक्ष स्टेटस को रखेंगे। ईरान अपनी रिसर्च को रोकेगा, प्रोडक्शन फैसिलिटीज को रोकेगा और अमेरिका भी सैंक्शन रिजीम में कुछ जोड़ेगा नहीं। 10वां बिंदु कहता है कि एमओयू साइन होने के बाद जब तक ईरान पर लगे प्रतिबंध खत्म नहीं हो जाते, तब तक ईरान को तेल बेचने की छूट रहेगी। उसकी शिपिंग, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन जैसी सभी दिक्कतें अमेरिका दूर करेगा। ये ईरान के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि 2018 के बाद से अब तक वो अपना तेल इंटरनेशनल मार्केट में बेच नहीं पाए हैं और अभी जो मोहलत उनको मिल रही है तेल बेचने के लिए, उसमें उन्हें फाइनल एग्रीमेंट तक रुकना भी नहीं है। एमओयू साइन होने के बाद ये बात अमल में लाई जा सकती है। क्या भारत को भी वापस ईरानी तेल खरीदने की इजाज़त मिलेगी अमेरिका से? ये हमें देखना होगा। पहले हम लेते थे, अमेरिका ने मना किया तो हमने रोक दिया। अब आइए 11वें बिंदु पर, जो कहता है कि ईरान के पूरे फ्रोजन एसेट्स उसे वापस किए जाएं। लेकिन ये बात आपसी सहमति से तय होनी है, यानी अंतिम समझौते तक ये फ्रोजन एसेट वाला जो इशू है उसको भी पेंडिंग रखा गया है। 12वां बिंदु कहता है कि इन सब बातों को अमल में लाने के लिए एग्जीक्यूटिव मैकेनिज्म बनाया जाएगा। एक सचिवालय जैसा कुछ होगा जो ध्यान रखेगा कि ये काम हो रहा है। 13वां बिंदु कहता है कि एमओयू साइन होते ही पहले कुछ अहम शर्तों पर अमल शुरू होगा, जैसे युद्ध विराम, सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटी, शूटिंग वॉर बंद होगी, अमेरिकी ब्लॉकेड हटेगा, हॉर्मूज खुलेगा, ईरानी तेल से प्रतिबंध हटेगा और ये सब अमल जारी रहेंगे जब तक अंतिम समझौता साइन नहीं होता। और 14वां बिंदु ये कहता है कि ये सब बातें यूएनएससी से पास करवाई जाएंगी, यानी गारंटर बस अमेरिका नहीं होगा, रूसी और चीनी भी होंगे। डील हो जाएगी, यूएनएससी से पास भी हो जाएगी। सारी बातें बोलने में अच्छी लगती, लेकिन सच्चाई यह है कि इसमें बहुत सी बाधाएं आनी हैं। जैसे एमओयू में लिखा है कि इसे साइन करने के फौरन बाद ही दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हो जाएगी, पर जैसा हमने शुरू में बताया, दोनों देशों ने बातचीत को टाला है। ईरानियों ने संभवतः इसराइल की वजह से कदम उठाए, क्योंकि इसराइल एमओयू की शर्तों का उल्लंघन करते हुए लेबनान पर अटैक कर रहा है। वैंस इसराइल की आलोचना भी कर रहे हैं। ऐसे में डेमोक्रेट्स का एक धड़ा ये भी कह रहा है कि ट्रंप ने खुद डील की और आलोचना सहने के लिए वैंस को आगे किया। ट्रंप ने भी G7 के दौरान कहा था कि अगर डील टूटी तो इसका दोष जेडी वैंस को देंगे। हालांकि बात मजाक के लहजे में थी, लेकिन पिछले 2 दिन में जेडी वैंस फिर से ईरान वॉर की वजह से सुर्खियों में तो आए हैं। ऐसा लगने लगा है कि डील का चेहरा अब वो है। बीबीसी ने भी हेडलाइन लगाई है, इन ट्रम्प्स शैडो वैंस बिकम्स फेस ऑफ ईरान डील। और वैंस ईरान डील का वो चेहरा है जो इजराइल को पसंद नहीं आ रहा होगा। इजराइल के लिए वैंस की बातें एक हिंट है कि अमेरिका भले इजराइल का साथ कभी ना छोड़े, लेकिन उसका पेशेंस अनलिमिटेड भी नहीं है। खासकर मागा पॉलिटिक्स के वक्त में, जहां रिपब्लिकन पार्टी के भीतर एक धड़ा है जो इजराइल को खुले समर्थन के बिल्कुल खिलाफ है। अब काउंटर इंट्यूटिव है, आम सोच यही है कि अमेरिकन राइट प्रो इजराइल है और अमेरिकन लेफ्ट एंटी इजराइल। लेकिन अमेरिका में हाल के दिनों में इजराइल का सबसे तीखा विरोध जो आया है, अमेरिकी राइट के भीतर से आया है। इन्हें कहा जाता है फार राइट वोक। ये वाइट सुप्रीमेसिस्ट तो हैं ही, लेकिन यहूदियों को खास पसंद नहीं करते। फिर अमेरिका फर्स्ट का नारा भी इसी आग्रह के साथ बोला जा रहा है कि इसका मतलब अमेरिका फर्स्ट है, ना कि इजराइल फर्स्ट। टकर कार्लसन को लीजिए, कैंडिस ओवेंस, मार्जरी टेलर ग्रीन, एक पॉडकास्टर है, एक इन्फ्लुएंसर, एक सांसद है, 3 बड़े ओपिनियन मेकर, तीनों कट्टर ट्रंप समर्थक, मागा के लोग। लेकिन एक और बात कॉमन है, ये तीनों इस जंग में इजराइल के खिलाफ थे। इनका कहना था कि अमेरिका को 7 समंदर पार किसी दूसरे की जंग में घुसने की जरूरत नहीं है। ये बात सब समझ रहे हैं कि ट्रंप का उत्तराधिकारी तो अभी वही होगा जिसके सिर पर ट्रंप हाथ रखेंगे। जेडी वैंस अगर ट्रंप के बाद आते हैं तो इजराइल के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नहीं भी आते हैं तो भी अमेरिकी पॉलिटिक्स का वो अलिखित नियम तो टूट ही गया है कि इजराइल को आप कुछ नहीं बोल सकते। इजराइल को आत्मावलोकन करना है कि क्या कुछ ऐसा हुआ है कि अमेरिकी लेफ्ट और अमेरिकी फार राइट दोनों उसके खिलाफ हुआ है। अभी तो वैसे इजराइल इसकी खास फिक्र करता नजर आ नहीं रहा है, क्योंकि लेबनान पर बमबारी चल रही है। एमओयू पुख्ता डील में बदलेगा या नहीं, ये बहुत हद तक इसी पर निर्भर करता है कि अमेरिका इजराइल को रोकेगा या नहीं, रोक पाता है या नहीं। इस शो की रिकॉर्डिंग से ठीक पहले खबर आई है कि हिजबुल्लाह और इजराइल भी संघर्ष विराम को राजी हुए हैं, लेकिन अभी लड़ाई पूरी तरह रुकी नहीं है। कल रात से अब तक 47 लोग लेबनान में मारे जा चुके हैं। लेबनान की ज़मीन पर भी इजरायली कब्जा कायम है। देखना होगा कि अमेरिकी बेरुखी का डर इजराइल को बातचीत की मेज़ पर बैठाकर रख पाता है या नहीं, क्योंकि बात करेंगे तो नेतन्याहू हमेशा कहते रहे हैं, करते कुछ और हैं।
इसी जानकारी के साथ आज का राजदूत हम कंक्लूड करते हैं। इसे साजिद के साथ मिलकर लिखा गया और तौफीक ने इसे रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।